हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करना है। अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ से आप नोट्स नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप यहाँ से कंप्लीट एनसीईआरटी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान से लेकर हम चलेंगे और ये बुक किसकी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दृष्टि आईएएस की बुक है, दृष्टि की बुक है पब्लिकेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसका एनालिसिस किया और मैंने देखा कि एक भी चीज़ यहाँ पे बुक से बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी किताब है और इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगी। तो आज मैं आपको क्लास 6 की पूरे साइंस कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, एक एक क्लास वाइज लेके चलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये पूरी एक बुक है और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लास 6 की सभी जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सभी चैप्टर्स, कुल 16 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये 16 का 16 चैप्टर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एक चैप्टर से आपको 2, 4 या 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा क्लास 6 में, क्योंकि चैप्टर्स छोटे होते हैं। जैसे जैसे आपके चैप्टर क्लास बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9, 10, 12 तक के हम एनसीईआरटी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि 15 दिन में हमारा एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान एकदम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आज मैं क्लास 6 को कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद हम क्लास 7 पे चलेंगे। यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही फोकस है ये सारा। यहाँ पे 8 का, इसके बाद 9, इसके बाद यहाँ पे आपका 12 के मुद्दे आप सभी देख सकते हैं। और ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से भोजन, चैप्टर 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जितनी भी चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक में दी गई है वो सभी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। इनफैक्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। गुड। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे 1 घंटे जोड़ना है और आपकी पूरी यहाँ पे विज्ञान में आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से बस कंप्लीट देखिए, अपने टाइम को सही जगह उपयोग कीजिए। और बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है ऐसी चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आपके हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस करेंगे और आपका विज्ञान यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। तो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे इफ़ेक्ट पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने शेयर कीजिए सभी साथियों के साथ। बहुत ज़्यादा बात होगी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सिर्फ क्वेश्चंस हम करेंगे आज, जितने भी हैं क्लास 6 के, तो बहुत ज़्यादा है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है? शाकाहारी आता है, मांसाहारी भी आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख ही लीजिए। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से। और अगर नोट्स नहीं भी बनाएंगे ना तो भी आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट याद हो जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, आप तो ये जानते होंगे कि जंतु जो पादप खाते हैं यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु और पादप दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो मानव किसके अंदर आता है? सर्वाहारी के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। क्यों करती है? तो फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, इसलिए करती है। मधुमक्खियों से अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए करती है। इसमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने के से उन्हें खाने का भंडार एकत्र करने होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, या उनमें आलस्य होती है, या ये सभी चीज़ें इनमें उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फूल और उसका मकरंद जो होता है वो वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है, इसीलिए मधुमक्खियाँ उसको एकत्र कर लेती है, उसका भंडारण कर लेती है।
तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद केवल वर्ष के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां उस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं करवा रही हूँ, तो बिल्कुल स्किप ना करें वरना आपका ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आप बढ़िया से देखिए और आंसर्स को लगाइए ताकि पता चलता रहे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने मार्क्स आपके बने। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पौधे एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाने लायक होती है, तो सभी की नहीं होती है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, बिल्कुल। फल सब्जियां हम पौधे से प्राप्त करते हैं और नॉनवेज जो खाते हैं वो जंतु से प्राप्त होता है। इनफैक्ट दूध जो है वो भी जंतु से प्राप्त होता है। इस तरह की चीज़ें हमें जंतु से प्राप्त होती है और कुछ चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही हमारे मुख्य स्रोत होते हैं। और कौवा मांसाहारी जीव है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौवा जो है सर्वाहारी जीव होता है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका कहाँ है ऑप्शन यहाँ पे? कौन, अच्छा सॉरी मैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, बस यही आपको ध्यान देना है वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो हमने देखा अभी कि 2 और 4 हमारा गलत है, तो 2 और 4 हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या सभी बातें कही गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है और कंप्लीट चीज़ें आपको देखनी है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ खाने में प्रयोग नहीं होती है। हर पौधे का तना, जड़, पुष्प सब थोड़ी खाते हैं, क्योंकि पौधों के कुछ विशेष हिस्से का ही प्रयोग किया जाता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियां और बीज का ही हम प्रयोग करते हैं। सरसों की पत्तियों का हम साग बनाते हैं और बीज से हम तेल निकालते हैं, हम सभी को पता है। तो अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के प्रयोग किए जाते हैं। और कौवा क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ये मतलब कि ये मांस भी खाता है, जंतुओं को भी खाता है और पादप को भी खाता है, अनाज भी खाता है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें बताना है, इसको सुमेलित करना है, तो इजी सा है, इसको हम सुमेलित कर लेंगे आसानी से। शेर और बाघ क्या है? तो यहाँ पे बताना है शेर और बाघ क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं। दूसरे जंतु को खाते हैं, ये अच्छे से विजिबल नहीं है ना, 1 मिनट इससे करते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी की बात की जाए तो शाकाहारी में क्या हो जाएगा? पादप एवं पादप उत्पाद। पालक और फूल गोभी क्या है? सब्जियां हैं। और यहाँ पे बात की जाए दूध, पनीर और दही, ये तीनों ही आपके जंतु उत्पाद है, यानी कि गाय या भैंस से प्राप्त होने वाला सामग्री है। तो ये आपका जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद इसको कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं आगे, अब हम अपने दूसरे चैप्टर पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ चैप्टर 1 से हमें इतना ही चीज़ बताया गया है एनसीईआरटी में, तो पूरे एनसीईआरटी पर ही ये फोकस है। दूसरा चैप्टर हम देखेंगे, इसलिए आज क्लास 6 को हम एक ही दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और क्लास 7 जो कल हम करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 2 भागों में। हम कोशिश करेंगे कि 2 भागों में उसको हम कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से जैसे जैसे जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल होंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये आपको पीडीएफ, ये आपको बुक जो है दृष्टि आईएएस से मैं करवा रही हूँ, ये भी बात मैंने आपको बता दिया है। और ये वीडियो आपको कब मिलेगी? तो रोज़ाना आपको 5 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। ठीक है, टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाए। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो खनिज तो है, विटामिन भी है, तो आहारी रुक्षांश तो नहीं है। पोषक तत्व देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, 1 और 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
1 और 2 आपका कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भोजन के कुछ पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब पोषक तत्व हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भोजन में आहारी रेशे यानी रुक्षांश पाया जाता है, जो जल में भी, और जल पाया जाता है भोजन में अतिरिक्त में देखा जाए तो। और रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता, इसलिए पोषक तत्व में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमें बताना है कौन सा कथन, देखिए सही बताना है ना, हाँ सही कथन बताना है। अब हम पिछली बार की तरह गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, चलिए ये बात तो सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि का अनुरक्षण करता है, तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करने में सहायता करती है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही बात सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उपयुक्त तीनों कथन ही सही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये सब आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट बना के नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण से शरीर की वृद्धि होती है और अनुरक्षण होता है। और विटामिन से क्या होता है, रोगों से रक्षा करने में सहायता मिलती है। जबकि रुक्षांश जो होता है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। तो रुक्षांश क्या करता है, पचे हुए भोजन, जो बिना पचे हुए भोजन होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ बताना है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार से संदर्भ में यहाँ पे बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो अमीनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, मंड और शर्करा आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या बातें कही गई है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन है, मंड है और शर्करा है, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन ही जो है आगे टूट करके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। जैसे जैसे आपका चैप्टर्स बढ़ता जाएगा, क्लासेस बढ़ते जाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी क्वेश्चंस के बढ़ते जाएंगे, और हर एक तरह के, यकीन मानिए आपके यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करी। और पसंद आ रहा है तो ज़रूर भाई, लाइक तो एक बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरी मेहनत और ये कंटेंट जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते आगे, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताना है। वसा के संबंध में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा जो है वो मोटापे का कारण बन जाती है, बिल्कुल सही बात इसमें कही गई है। वसा ऊर्जा को शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये बात भी इसमें सही कही गई है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे उल्टा बोल दिया गया है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर जल्दी ऊर्जा बात की जाए तब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और अधिक ऊर्जा बात की जाए तो वसा हो जाता है। तो तीसरा जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलेंगे, 1-2 दिन फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपने एग्जाम दिया होगा और आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आप रिलेटेबल कर पाएंगे, और केवल 1 और 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं, यहाँ पे वही बातें कही गई है जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, पोषक तत्व यहाँ पे बताना है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, ठीक है, ये बात तो सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र का तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन आपका सही हो जाएगा, ए और 2 दोनों ही आपका सही है। यहाँ पे क्या बातें कही गई है इसको भी ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से देखेंगे। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिसे हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय इत्यादि।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट शरीर को, अपशिष्ट जो होता है यानी जो कचरा होता है, जो बेकार वाली चीज़ें होती है, वो बाहर निकालने में सहायक होता है। कौन? जल। तो ये जो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कथन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कई ज़्यादा पूछने को मिलता है, सभी बीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। चलते हैं अब हम यहाँ पे विटामिन की तरफ। विटामिन से क्वेश्चन आपका एक यहाँ से ज़रूर बनेगा। तो विटामिन ए जो है ये आपका किससे संबंधित है? दृष्टिहीनता से संबंधित है। विटामिन बी1 बेरी से संबंधित है। सी आपका विटामिन सी स्कर्वी से संबंधित है, जो दांत में जो मसूड़ों में जो खून निकलने लगता है, इससे संबंधित है। और विटामिन डी आपका रिकेटस से संबंधित है। इसमें क्या क्या होता है ये हम चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को हम नोट करते चलेंगे। विटामिन ए में जो है दृष्टिहीनता यानी रतौंधी हो जाती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी के ये लक्षण है। विटामिन ए हो गया। विटामिन बी1 की बात की जाए तो बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां तथा काम करने की ऊर्जा में कमी आती है, और इस रोग के लक्षण बेरी रोग के लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी से। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना भी इस रोग के लक्षण है। कई बार लक्षण से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सबको नोट करते हुए चलिएगा। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। इससे क्या होती है? तो अस्थियां जो है, हड्डियां हैं, वो मुलायम होकर मुड़ने लगती है रिकेटस में। ठीक है, तो अस्थियां यानी हड्डियों का कमजोर होना भी डी में आता है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है कौन सा असत्य कथन है। देखिए यहाँ पे आपका फिर पूछ लिया गया है जो बातें अभी मैंने आपको बताई। विटामिन ए में आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये बिल्कुल आंखों से संबंधित है। बी1 घाव भरने में सहायक होता है, तो बी1 आपका बी ही गलत है, असत्य पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। घाव भरता है किसमें? सी में। सी में हमारा घाव भरता है, और जो मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में समय लगता है, ये सब विटामिन सी में होता है। ठीक है, विटामिन सी में रोगों से लड़ने के लिए भी सहायक होता है, ये भी सही है। विटामिन डी में अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग हमारे शरीर में सहायता होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आप देख सकते हैं। विटामिन सी से भोजन पकाने से क्या होता है? उसकी गर्मी से वो आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हर एक पॉइंट ध्यान रखना है। कथन से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें बताना है यहाँ पे कैल्शियम किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए युग्म कौन सा सुमेलित है वो बताना है, सुमेलित नहीं करना है, बल्कि ये बताना है कौन सा सुमेलित है। तो कैल्शियम अस्थि से संबंधित होता है, ठीक है। आयोडीन आपका घेंघा से संबंधित होता है, ठीक है। गॉइटर हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो ये भी सही है। लौह आपका दंत से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, यानी 1 और 2 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये दंत क्षय भी आपका इसी में आ जाएगा, कैल्शियम में ही आ जाएगा। दंत क्षय भी आपका कैल्शियम के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, लौह में आपका खून की कमी में आपका लौह की कमी से क्या हो जाता है? और रक्तता होती है, ध्यान रखेंगे। देखिए लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव से कोई भी पोषक तत्व जो हमने देखा अभी भोजन में, जो तत्व देखे हैं हमने, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब देखिए पोषक तत्व के अभाव से होने वाले जो रोग होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ये बात फर्स्ट आपको नोट करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें क्या होता है? गर्दन की जो अस्थि होती है वो फूलने लगती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आयोडीन की कमी से होता है। लोह की कमी से यानी आयरन की कमी से और रक्तता होती है, खून की कमी हो जाती है, रोगी कमजोरी का अनुभव करने लगता है। इतनी बात आपको क्लियर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन से देखिए, ये टॉपिक से, ये चैप्टर से क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं, तो यहाँ पे लिया गया है। जो चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे नोट किया गया है। हर एक में आपको एक ही जो क्वेश्चन है आपको बार बार नहीं कराए जा रहे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के वजह से होती है। तो वृद्धि हमने अभी अभी देखा है प्रोटीन की कमी से जो है वृद्धि होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मानव शरीर में धीमी गति जो होती है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, और प्रोटीन तथा
कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी नहीं हो सकती, अवरुद्ध हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी आएगा तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने आप भी चैप्टर 3 में। 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चैप्टर 3 में चल रहे हैं। तो चैप्टर 3 है हमारा तंतु से वस्त्र तक। यहाँ पे आपको वस्त्र से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिल्क के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जितनी बातें आपको एनसीईआरटी में कही गई है, बस उतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे उसी की दृष्टि से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जैसे जैसे चैप्टर्स में हम तंतु को और आगे पढ़ेंगे तो और उससे डीप क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तागा से बताना है, यानी कि धागा। तागा किसको कहते हैं? धागा को कहते हैं। धागा से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई और जूट दोनों तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। रूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये आपका गलत है। जूट का एक अपना, जूट को हम पटसन भी कहते हैं, तो ये इसका एक अपना होता है, पादप होता है, अपना इसका पौधा होता है, ठीक है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये बात भी आपका सही है। ऊन और रेशम आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऊन और रेशम आपके जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी बात सही है। तो केवल बी ही यहाँ पे आपका गलत था, तो केवल बी, चलिए बी ही आपका गलत था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जो है वो तंतु पादप, बस आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे बनाना है, रुई और जूट लिखेंगे और उसके बगल में तंतु पादप लिख देंगे, तो ये तंतु पादप से पाया जाता है, ठीक है। जूट पटसन रेसे हैं, और पटसन एक द्विबीजपत्री रेसेदार पौधा को कहा जाता है पटसन, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट से कोकून से खींचा जाता है, तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त होती है। तो ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ बकरी ऊंट खरगोश तथा याक के बालों से प्राप्त होता है। ये सभी बातें आपको नोट करनी है। चलते हैं आगे, बार बार मैं आपको कह रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से कर लें। यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा संश्लिष्ट तंतु, यानी कि संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो रेडीमेड होता है, जो कि बनाया जाता है मानवों द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक नहीं होता है। तो संश्लिष्ट तंतु कौन सा हो जाएगा? पॉलिएस्टर हो जाएगा, ठीक है, पॉलिएस्टर हो जाएगा, और नायलॉन भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्रिलिक भी आपका जो है संश्लिष्ट तंतु के अंदर आता है। तो फ्लैक्स और रेशम जो है वो प्राकृतिक तंतु है। बाकी ये तीन आपका किस में आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में क्या बातें कही गई है। कपास और जूट, फ्लैक्स किसको कहते हैं? जूट को ही कहते हैं। तो कई बार भाषा की वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आप ध्यान से हर एक चीज़ों को देखिए। कपास और जूट रेशम तथा ऊन तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, और ये प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन? कपास, जूट, रेशम, ऊन, ये सब आपके प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। बहुत ही डीप में मैं लेके चल रही हूँ सब चीज़ों को, और एक एक चीज़ आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ऐसी रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक जो है वो संश्लिष्ट तंतुओं के अंदर आते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीनों में की जाती है। तो पूछा जा रहा है कौन सी की जाती है? तो 1, 3, 4 कहाँ है, कहाँ है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या बातें कही गई है। खेती आपकी पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ये बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और पटसन की खेती में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये असम में की जाती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कथन बताना है कौन सा सही है। सही कथन हमें बताना है, देखते हैं। तो पटसन यानी कि जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, बिल्कुल सही। जब वो पुष्प की अवस्था में होता है उसको काट लिया जाता है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है, ये बात भी सही है। रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखिए आपको जितने भी पटसन से संबंधित फैक्ट्स थे वो सब क्वेश्चन की रूप में आपको सभी आपको यहाँ पे याद करा दिए गए हैं। तो मैं तो कहूँगी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये बुक है, और ये काश कि मुझे पहले मिला होता। तो सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन
अवस्था में काटते हैं, ये बात सही है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है और जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तंतु समझ रहे हैं ना, ये आप धागा को अलग कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई की एक पूंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और ये एक धागा की तरह बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे बता दी गई है। चलते हैं चैप्टर 4 में। तंतु से संबंधित क्वेश्चन आपका यहीं पर फिनिश हो गया। यहाँ पे चैप्टर 4 में चलते हैं। चैप्टर 4 में आपका क्या है, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले क्या क्या है। हमें बताना है कि जल में विलय कौन सा होगा। जल में कौन सा विलय होगा, देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो मिट्टी का तेल तो नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ ऊपर तैरने लगता है ना मिट्टी का तेल, कोई भी तेल। तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा, पानी में मिलता ही है, हम देख सकते हैं। सिरका भी आपका पानी मिल जाएगा और नींबू भी मिल जाएगा। जल में विलय आपका 3 2 4 1 2 4 का है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इन सभी बातों को नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, जल में विलय पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस, ये जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। निम्नलिखित में बताना है हमें, स्टील, यहाँ पे बताना है पारभासी ट्रांसल्यूसेंट कौन सा है। तो स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा या कांच। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही सही होगा, तेल लगा कागज। तेल लगा कागज जो है ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी पारभासी होता है। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से दिखता भी नहीं है आर पार, और एक तरह से कहें तो क्या कहेंगे, धुंधला सा दिखता है। तेल लगा हुआ कागज आप देख सकते हैं, वहाँ से आपका लाइट भी हल्का अगर कहे तो क्रॉस होता है। तो यहाँ पे आपका बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, केवल 2, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है इसमें दी गई बातें, ध्यान से सुनेंगे। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर है। लेकिन कांच क्या है, पारदर्शी है। गत्ते का डिब्बा भी आपका कांच क्या है, पारदर्शी है, और गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी, उसके आर पार तो कुछ नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट। यहीं से आपका क्वेश्चन आया था। और तेल में लगा हुआ कागज, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मोती के समान इंपॉर्टेंट है, तो एक भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, बता रही हूँ, पहले ही मैं आपको वार्न कर दे रही हूँ। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। आपको क्या है, सत्य नहीं बताना है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ठीक है, तो पहले ही हमने ये देख लिया, इसीलिए तो ये जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों में गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हर पदार्थ का जो गुण है वो एक जैसा थोड़ी होता है, तो सब अलग अलग होता है, और पदार्थ की दिखावट और चमकदार भी अलग अलग होती है। तो ये बात तो आपको सही है, ये बात तो आंसर आपका होगा नहीं। तो एक आपका आंसर कहाँ नहीं है, बी में ही है सीधा। तो हम पहले देख लेते हैं, तुक्का नहीं लगाएंगे। हमारे चारों ओर वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। ये तो बिल्कुल ही गलत बोल दिया भाई, बिल्कुल गलत बोल दिया। एक ही पदार्थ से सारी वस्तुएं बनी है हमारे पूरे चारों तरफ। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। तो आपका सेकंड आपका बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं, एक ही पदार्थ से थोड़ी बना है, अनेक पदार्थों से मिलकर हमारी वस्तुएं चारों तरफ बनी है। तो चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, चैप्टर 5 में हम पहुँच चुके हैं। बधाई हो, आप चैप्टर 5 तक में चले गए हैं, 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं, पदार्थों के पृथक्करण। ये एक चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है। तो जो सीटेट के विद्यार्थी है ना, उसके लिए भी बहुत रामबाण ये आपका सेशन चलेगा। ठीक है, रामबाण सेशन है, तो बिल्कुल देखें इसको,
जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं ये भी आप पूरे अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पृथक्करण की विधियाँ इसमें से कौन सी हैं, विधियाँ कौन सी हैं वो बताना है। तो विनोइंग भी है, निष्पावन, निस्तारण भी है, निस्यंदन भी है। यहाँ पे तो ये तीनों ही सेपरेशन की विधियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल हमने देख लिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये 3 विधियाँ हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ विधियाँ होती हैं, उसको भी आप देख लीजिए, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। निष्पावन हमने देखा, निस्तारण देखा, निस्यंदन देखा, ये 3 तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है, हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, शेवलिंग यानी चालन, अवसादन सेंडिमेंटेशन, थ्रेशिंग वाष्पन यानी इवोपरेशन, ये भी आपकी जो है यहाँ पे पृथकीकरण की विधियाँ होती हैं। ये सभी विधियों को आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अपने नोट्स में। चलते हैं आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें कि कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। और भी कथन है क्या इसके? हाँ, तो 4 कथन, यहाँ पे 4 कथन है इसके, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। किसी मिश्रण के कणों में अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो किसी मिश्रण के कणों का जो हम माप करेंगे, अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया में करेंगे, तो ये आपका सही है। रेत और जल के मिश्रण जो होते हैं उसमें हम रेत के भारी कण में तली में बैठकर अवसादन यानी अवसादन की विधि से हम रेत और जल का मिश्रण को अलग नहीं कर सकते हैं, अवसादन की विधि से ये नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यानी कि बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। पर हम आगे भी देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, पता चला 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हुआ आंसर। आगे देख लेते हैं, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्पंदन की विधि से पृथक किया जाता है, तो ये बात भी आपका सही है। द्रव और अविलेय पदार्थ जो होता है, ठीक है। और वाष्पन की विधि से द्रव में घुले ठोस पृथक को अलग किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो अगर समझ नहीं आया तो अभी आप वेट कीजिए, हम यहाँ पे आपको समझाएंगे ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे वेट कीजिए, चलते हैं देखते हैं क्या बातें कही गई है। चालन प्रक्रिया में छलनी यानी कि चन्नी होता है ना, जिससे हम जैसे कि आटा चालते हैं या फिर बालू चालते हुए देखा होगा आपने, तो उसको हम छन्नी कहते हैं। तो इसमें मिश्रित अवयवों में बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन कहलाती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल आराम से उसको चालन विधि से कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ और दिया हुआ था, वहाँ पे आपको जो दिया था वो आपका सही नहीं होगा। और देखते हैं यहाँ पे अधिक महन अशुद्धियों को छानने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। कपड़े तथा फिल्टर पत्र, कपड़े से भी छानते हैं ना, इसके अलावा फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों में अमाप का अंतर, निस्यंदन ही वहाँ पे दिया गया था। तो हमें बालू को मात्र अलग करना है तो हम छन्नी से ही कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। और आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या, किससे क्या क्या अलग होता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों से तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं, ठीक है। अवसादन कहते हैं अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए मिट्टी को, ये हम घर में ऑलरेडी करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम निस्तारण कहते हैं, ठीक है। यही ध्यान रखना है, यही वाला बात, सॉरी ये वाला बात कहा गया था वहाँ पे अवसादन। तो अवसादन तो नहीं होता, वहाँ पे बालू मिला हुआ था, उसको हम चाल के अलग कर सकते थे। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। वाष्पन विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम कोई भी द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करते हैं, ठीक है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। द्रव को अगर वाष्प में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई भी द्रव है उसको वाष्प में कन्वर्ट करना है, तो वाष्पन की प्रक्रिया, गर्म करते हैं और वाष्प उस पर निकल के दूर हो जाता है। तो इस तरह से ये था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जाए, उस ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? जैसे कि संतृप्त विलयन। अब हम पानी में एक बीकर लेंगे, इसमें हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। अब पानी में हम डालेंगे चीनी, क्या डालेंगे? शुगर डालेंगे। तो शुगर डालने के लिए यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा शुगर इसमें डाल देंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि चीनी आपका ये घुलेगा ही नहीं। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ भी इसमें था नहीं। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी विलयन को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा।
बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर 6 में हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। अब जैसे मान लो ये है आपका औजार, ऐसे होता है ना कुल्हाड़ी। देखो भाई मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये मान लो आपकी कुल्हाड़ी है या कुछ भी है, तो इसके लिए जो है ना, ये फलक है जिसके ऊपर ये लोहे का आपको लगाना है लकड़ी में। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे फलक को तो क्या होगा, तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा ना। इसको हम बड़ा करेंगे तभी तो ये गर्म करने पे ये आकार बड़ा हो जाएगा और फिर ये फिट हो जाएगा इसके अंदर, और ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। साइंस क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आकार आपका बड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। छोटा इसलिए होता ताकि कसा कसा हुआ रहे वो। तो हत्थे के वलय को फंसाने के लिए उसको गर्म करते हैं और उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। जब हत्था आसानी से उसके जड़ में जड़ दिया जाता है तब वो वलय ठंडा होता है और सिकुड़ जाता है, और इससे क्या होता है, वो कस जाता है। प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं बहुत। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है, इसी परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स दी हुई थी, इसको हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हमें बताना है कौन सा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ बता रिवर्स नहीं किया जा सकता। कौन सा क्रिया, कागज का जलना, क्या कागज का जला हुआ को हम फिर से कागज में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। दूध का दही बनना, तो दही बनने के बाद क्या हम उसको दूध में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपका कन्वर्ट नहीं होता, यानी रिवर्स्ड नहीं होता है, उत्क्रमित नहीं होता है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये दोनों ही प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा इन सभी चीज़ों को। नमक का पानी में घुलना, तो इसको तो हम बना सकते हैं ना, नमक पानी में घोल सकते हैं, फिर पानी को हम बॉईल करके नमक बना सकते हैं, तो ये तो कन्वर्ट हो सकता है। कुम्हार का मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, अब बर्तन में बदल सकते हैं मिट्टी को, फिर से हम मिट्टी बना सकते हैं, लेकिन कब, जब हम मिट्टी को पकाएंगे नहीं तब। ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया इन्होंने कि कुम्हार द्वारा पकाए हुए मिट्टी के ढेर के बर्तन में बदलना, तो पकाई हुई मिट्टी को आप फिर से ढेर में बदल नहीं सकते हैं। समझ रहे हो बात को, मिट्टी नहीं बन सकती है वो। तो यहाँ पे तो ऐसी बातें नहीं कही है, तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे हम चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में हम पहुँच चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपके लिए तो एक क्लैप मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम सभी चीज़ों को देखेंगे। आपकी जो करबद्धता है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। चलते हैं, यहाँ पे हम पौधों के बारे में अब बात करेंगे। तो पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। अब कौन सा इसमें नहीं होता है वो बताना है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। तो इसे मूलांकुर तो नहीं होता है, मूलांकुर नहीं होता है। तो 1 2 3 4 है ऑप्शन में, 1 2 3 4 भी नहीं है। अच्छा, यहाँ बताना है कौन सा सही उत्तर है, उसको चुनना है, कौन सा नहीं है। अरे भैया मैं गलत ही पढ़ लेती हूँ, माफ़ कीजिएगा। पुष्प में यहाँ बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मूला अंकुर नहीं है और केवल 5 आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आप, मूला अंकुर क्या होता है, मूला अंकुर बीज से निकलता है, ठीक है। बीज के जमने के बाद जो भाग निकलता है ना, उसको मूला अंकुर कहते हैं, जो जड़, जिससे जड़ निकलता है आगे चल के, तो इसी को हम मूला अंकुर कहते हैं। तो ये आपका पौधे के भाग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर भी परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकांग, अंडाशय और बीजांड जो है वो स्त्री केसर के भाग है। लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है बता दे रही हूँ। परागकोश और तंतु किसका भाग है, पुंकेसर का भाग है, जबकि वर्तिका,
वर्तिकांग, अंडाशय और बीजांड किसका भाग है? स्त्री केसर का भाग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सभी आपको टॉपिक आपको क्यों करवाया जा रहा है, पॉइंट्स वाइज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे लेट डाउन नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ देखना है कौन सा सही कथन नहीं है भैया, पहले तो हम यही पढ़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ गलत हुआ तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। तो सही कथन नहीं बताना है, मतलब असत्य बताना है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है, ये बात आपका सही है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ये भी आपका सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती है, ये भी सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने के लिए ग्रहण करती है। तो जलवाष्प नहीं लेती है भैया, जलवाष्प नहीं लेती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। दो तनों के कार्य के संदर्भ में यहाँ बताना है। तन यहाँ पे कौन सा जो तना है अलग अलग क्या क्या काम करता है, तो बताना है सही कथन कौन सा है। पहले तो हम यही देख रहे हैं अब, ठीक है, आपको भी यही देखना है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। सही बात है। पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन तने से होकर ही पत्तों के भागों में पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी देख लीजिए। तना के बारे में पढ़ रहे हैं, तना डालिए आप अपने टॉपिक में, ठीक है। तना नोट्स में डालेंगे। तना दो कार्य इसके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तना अनेक प्रकार के होते हैं और कठोर, मुलायम, कमज़ोर सभी तरह के होते हैं। वृक्षों में तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो भूमि में फैल जाते हैं, जिसे हम विसर्पी लता भी कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। आरोही कौन से पौधे कहलाते हैं? जो इस तरह से आपके खड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पौधे होते हैं वो आपके आरोही कहलाते हैं। और जो तना इस तरह से लता बन के ज़मीन पे लेट जाता है ना इस तरह का, तो वो आपका क्या कहलाता है? मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है। चलते हैं हम आगे। जड़ के बारे में अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जड़ के संदर्भ में बताना है कथन कौन सा सही है, ठीक है। तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो जड़ें जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर। तो ये आपका ना उल्टा दे दिया है, तो एक ही सही है, ठीक है। सही कथन बताना है ना, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरह की जो सिरा नियुक्त, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। आपका एक ही कथन सही था, ठीक है। दो तरह की जड़ होती है, एक मूसला जड़, एक होती है रेशेदार जड़, ठीक है। अगर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो सह लीजिएगा, ठीक है, कष्ट थोड़ा सा सह सकते हैं। अपनी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको देखने लायक, पढ़ने लायक आपको ज़रूर शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शो हो रहा है तो आपको भी हो जाएगा। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें क्या है? मूसला जड़ होती है। कौन सी? ये नोट कर लो। जलिका रूपी सिरा विन्यास जो पत्ती होती है ना, वो आपकी मूसला जड़ होती है उसकी। और जो समांतर सिरा विन्यास होता है, समांतर, उसकी कैसी? रेशेदार होती है जड़ें, ठीक है। एक मूसला जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ होता है, हमने देखा। और जो समांतर सिरा विन्यास है वो आपका रेशेदार जड़ में होता है, और जलिका रूपी सिरा विन्यास है तो वो मूसला में होता है। बस इतनी ही बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब आपको अच्छे से दिखेगा। बताना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बताओ आप ही पूछा गया है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, ये बताना है। ये पिछली बार भी बीपीएससी के क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। तो गाजर होगा, मूली होगा, आलू होगा या सलजम होगा, तो जड़ कौन सा नहीं है? आलू। आलू क्या है? एक तना है। बाकी गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, टैपियोका, ये सब क्या है? आपका जड़ होता है, और ये हम खाने में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल होता है। कार्बन डाई होता है, बिल्कुल होता है। जल होता है और प्रकाश होता है। तो यहाँ पे 3 को छोड़ के बाकी सब है। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 आपका कहाँ है देख लेते हैं। 1 2 4 5 बिल्कुल सी ऑप्शन में है आपका 1 2 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या बातें कही गई हैं? तो पत्तियाँ, ये तो आपको पता ही है, पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग
के पदार्थ में जो क्लोरोफिल होता है वो उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः भोजन पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। इतनी बातें क्लियर रखनी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। और आप चैप्टर 8 में हम पहुंच चुके हैं, शरीर में गति। अब यहाँ पे आपको शरीर से संबंधित, संधि से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे भैया। ये पूरा इस तरह का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें हम सुमेलित कर लेते हैं, बताना है इसमें कौन सी संधि किससे संबंधित है। तो देखिए ये आपको विजिबल तो हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं धुराद्र संधि। धुराद्र संधि यानी पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट आपका किसमें होता है? तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम रुराद्र संधि कहते हैं। धुराद्र संधि काफ़ी भयानक नाम है भाई। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट हम किसे कहते हैं? तो गति ना करने वाली संधि, नाम से ही फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। गति नहीं कर पाता है, फिक्स संधि है। गति ना करने वाली संधि को हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको कहते हैं? तो यहाँ पे सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि को कहते हैं। और हिंज जॉइंट किसे कहते हैं? एक दिशा में गति करने वाली संधि को कहते हैं हिंज जॉइंट। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं, बोन कहते हैं संधि को, यानी हड्डी। मानव कंकाल बनाते हैं, ठीक है। बोन और कार्टिलेज से हमारी पूरी मानव कंकाल बनती है और कंकाल शरीर को आकृति देता है। ये सभी जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखेंगे। यह चलने में सहायक होता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियां से बनता है हमारा पूरा मानव कंकाल। अब कौन कौन से संधि से क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम धुराग्र संधि कहते हैं, धुराग्र संधि, ठीक है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि वाले एक छल्ले घूमते रहते हैं, ठीक है। गर्दन आप सिर को हिलाते हैं ना, तो वो आपका एक छल्ला होता है बेलनाकार, ठीक है। और अस्थियों के बीच कुछ संधि ऐसी भी है जो गति नहीं कर पाती है, हिल नहीं सकती, उसको हम अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अंचल, ये कभी हिलता नहीं है ना, अस्थि बिल्कुल फिक्स है, हिलती नहीं है, तो ये अचल संधि है, यानी फिक्स जॉइंट है। अब यहाँ पे देखें कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपका कंधे और कुल्हे की संधियाँ होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती। कंधे और कुल्हे की आप देखते हो कि कंधे को और जो उसकी कुल्लियाँ होती है, बाह जो होता है, उसको आप हर दिशा में घुमा सकते हैं, तो वो कंदुक खलिका संधि होती है। अब हिंज संधि क्या होती है? हिंज जो आपका जॉइंट होता है वो कोहनी और घुटने की संधि वो कहते हैं, जो एक दिशा में गति करती है। बिल्कुल आप उसको सिर्फ हाथ को मोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं एक दिशा में। तो इस तरह से आप करके अभी देख रहे होंगे मुझे पता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं, इसको भी देख लीजिए, जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें आप मोड़ सकते हैं। कौन सी ऐसी हड्डी जिसको आप मोड़ सकते हैं? तो उपास्थि होता है, कार्टिलेज। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कान की जो अस्थि होती है, कान को देखिए आप मोड़ सकते हैं ना अच्छी तरह से, अभी आप मोड़ के भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये संधियाँ जो है उपास्थि कहलाती, कार्टिलेज कहलाती है। चलते हैं आगे हम अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही कथन बताना है। देखिए संकुचन की अवस्था में छोटी पेशी कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? देखिए संकुचन की अवस्था में पेशी आपकी बिल्कुल छोटी होती है, मोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो एक तो ये सही है। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती। एक साथ सिकुड़ेगा और एक साथ फैलेगा तो अस्थियां गति कैसे करेगी? ये आपका गलत है। तो एक ही सही है, तो केवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं
कथन एक सही है परंतु दूसरा गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, ना कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एकांतर क्रम में चलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक है, एक साथ नहीं होता है। तो किसी अस्थि को गति का प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करना होता है। जब दो पेशियां सिकुड़ती हैं, इस तरह से खिंच जाती है, ये सभी आप ऐसे पढ़ सकते हैं ध्यान से, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। चलते हैं आगे, केचुए के बारे में अब पढ़ेंगे हम। केचुए की शारीरिक संरचना कैसी होती है? दो और है क्या इधर? हाँ, दो और है इधर। हमें बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत बताना है। तो केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है। नहीं भैया, असंख्य नहीं होती है। तो आपका ए ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हम इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केचुए के शारीरिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। केचुए की में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, केचुआ जो होता है ऐसे पहले सिकुड़ता है, फिर ऐसे लंबा हो जाता है, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर लंबा हो जाता है, इसी तरह से ये चलता है। तो इसी तरह से ये गति करता है, ठीक है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा तो सही था। तीसरा देख लेते हैं। शरीर की अधः सतह जो है सुक यानी बाल जैसी संरचना होती है, जो केचुओं को भूमि की पकड़ बनाने में सहायक होती है। बिल्कुल ऐसे केचुआ होता है, इस तरह से छोटे 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 बाल होते हैं उसके, जिससे वो भूमि को पकड़ में सहायक बनता है। तो ये भी बात सही है। केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, ये तो हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो केचुए नासिका ग्रंथि के साथ के द्वारा श्वसन करती है, कथन हमें सही बताना है। तो ये गलत है, नासिका से नहीं करती है, श्वसन करती है त्वचा से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख से नहीं करती और ये तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। घोंघे के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इसे चलने में सहायता मिलती है। तो घोंघे के जो बाह्य कंकाल होते हैं ये तो सही है, और ये चलने में सहायता होती है, ठीक है। वजन को संतुलित करता है, इसे चलने में सहायता मिलती है, ये आपका गलत है। तो एक और दो यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ खास बात यहाँ पे नहीं कही है, वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है भैया, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तिलचट्टा, पक्षी, मछली और सर्प से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। और तिलचट्टा क्या होगा? इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। देखिए शरीर जो है धारा रेखीय होता है, किसका? मछली का, ठीक है। अब इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, किसका? तिलचट्टा का, ठीक है। अब यहाँ होता है इसकी अस्थियों में पक्षी में, ठीक है, पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और अब कौन बच गया? सर्प बच गया। इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो मैं एक बार फिर से ये आपको बता देती हूँ, सब घिचपिच हो गया। देखिए तिलचट्टा अभी हमने देखा, बाह्य कंकाल, ठीक है, इसकी शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढकी होती है तिलचट्टा की। पक्षी का हमने देखा, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। मछली में इसकी धारा रेखीय होती है शरीर। और सर्प में इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। अब इसमें जो भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, सारी चीज़ें आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यानी यूनिट में परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित वशिष्ठ पेशियां चलने में और उड़ने में उसकी सहायता करती है। तो ये बात हो गई तिलचट्टे की। पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं उनकी अस्थियों में, ठीक है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, ठीक है। मछली की बात करें, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा। अरे ये कौन सी मछली बना दी मैंने, ऐसे होता है ना।
तो देखिए ये वाला पार्ट चौड़ा होता है ना, ये वाला पार्ट आपका चौड़ा होता है, ये पतला होता है अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो। इस तरह से मैंने ठीक ठाक ही मछली बना दी है, वैसे आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली की कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान रखिए। तो इसकी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली के शरीर के दोनों और एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। शरीर सर्प की बात करें, यानी कि सांप की बात करें, अगर स्नैक की बात करें तो इसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्षीण एवं असंख्य किसकी होती है? सर्प की होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। प्रत्येक कोई भी एक पॉइंट आपका कथन बना के दे सकता है, इसीलिए आपको सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है और इस प्रकार सर्प बहुत तेज गति से आगे चलता है। देखा है आपने सांप को चलते हुए, ठीक है। वो सरल रेखा में नहीं चलते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हैं ना। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय लूप बनाकर वलयाकार गति में प्रवेश करते हैं, चलते हैं। इस तरह से चलते हैं आगे। चल गए हम नेक्स्ट चैप्टर 9 पे पहुंच गए हैं। 9 चैप्टर हमारा क्या है? 9 चैप्टर में पहुंच गए हैं, सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश देख लेते हैं। यहाँ पे सही कथन हमें बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास रहने में अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही है। अनुकूलन क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अनुकूलन आपका पौधों और जीवों में विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो है, ये जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े ही दिनों में वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। बिल्कुल गलत, ये अनुकूलन के अंदर नहीं आता, ये थोड़े समय में ही ठीक हो जाता है ना, ये थोड़े समय का परिवर्तन है। तो थोड़े समय का परिवर्तन आपका अनुकूलन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय की अवधि तक अगर आपकी चीज़ें अनुकूल बनाती हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखा जाए तो केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कथन एक सही है परंतु दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, ये हजारों वर्षों में आए हुए परिवर्तन के प्रति पौधों में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन आपका हजारों वर्षों का होता है, तभी वो अनुकूलन के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे देखिए मैदानी क्षेत्र में अगर पहाड़ी व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ समय रहने के बाद उनको सांस लेने में अब वो धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लगता है, तो वो आपको क्या कहलाता है? पर्यानुकूल कहलाता है। एसिमिलेटेशन कहलाता है, ठीक है। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में नहीं है, तो हजारों वर्ष में जो होगा वो अनुकूलन होगा, ठीक है। ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे। सजीव, यहाँ पे बताना है किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास अजैव के घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे घटक दोनों में से किसी एक में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 आपका यहाँ पे सही लग रहा है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु जैव घटक हैं, बिल्कुल है, जैव घटक है। और मिट्टी, चट्टान, वायु, जल ये सब क्या है? निर्जीव है, अजैव घटक है। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे घटक दोनों घटकों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं होते, तो ये गलत है। ये भी आपका निर्जीव में अजैव घटक में सम्मिलित होगा। यहाँ बोला जा रहा है किसी में सम्मिलित नहीं है, तो ए आपका गई सही है, बिल्कुल। ए 1 और 2 कथन बिल्कुल सही था। तो ये भी आपका अजैव घटक हो जाता है। कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी इसको वर्गीकृत कर दिया जाता है। चलते हैं ऊँट मरुस्थलीय। ऊँट के बारे में बताना है। ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। इसके अनुकूलन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, बिल्कुल सही।
उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। बिल्कुल सही। इसमें पसीना नहीं आता, ये भी सही है। देखिए, ये 3 तरीके से पानी की कमी उसे बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी की ज़्यादा दिनों तक वो बिना पानी के भी रह पाता है इसी के वजह से। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन की विशेषताओं के कारण ऊंट शरीर से जल का हाश बहुत कम होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए जल के बिना वो भी वो कई दिनों तक रह पाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, मछली, ऑक्टोपस, स्क्वैड। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, धारा रेखीय इनमें से कौन सा नहीं है। धारा रेखीय इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो मछली हमने पढ़ा था धारा रेखीय होता है, तो यहाँ बताना है कौन सा नहीं है। तो ये और ये नहीं है, स्क्वैड और ऑक्टोपस नहीं है। 2 और 3 आपका आंसर है। 2 और 3 कहाँ है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी रेखा धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्वैड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे जल में रहते हैं, जल शरीर में रेखा धारा बना लेते हैं बाद में। ठीक है, चलते वक्त, मतलब उड़ते वक्त, सॉरी क्या बोल रही हूँ, तैरते वक्त। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बताना है कि कौन सा श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम का प्रयोग नहीं करता है। तो क्लोम का प्रयोग कौन नहीं करता? व्हेल नहीं करता और डॉल्फिन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्टोपस आपका जो श्वसन करता है वो क्लोम से करता है, यानी गिल से करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए, जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस शरीर में गिल यानी क्लोम होते हैं। गिल स्क्वैड और मछलियों में भी होते हैं, स्क्वैड और मछलियों में भी होते हैं, और ऑक्टोपस, ये 3 आपका गिल और क्लोम से श्वसन करता है। परंतु डॉल्फिन और व्हेल या और कुछ जंतुएं जो गिल जिसमें नहीं होता, ये सिर पर उपस्थित नासा द्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों में जल बाहर निकालते हैं और श्वास को स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं। वाह, ये प्रक्रिया इनका है। कौन कौन? डॉल्फिन और व्हेल। आगे चलते हैं, नागफनी के बारे में बताना है। नागफनी में पौधे प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तनों में, जड़ों में, या फिर इनमें प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? होता है तने में होता है, क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो जो है आपके कांटे के रूप में बन जाती है। नागफनी का पौधा आपका मरुस्थलीय पौधे के अंदर आता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधा क्या होता है? मरुस्थलीय पौधा नागफनी इसी का एक उदाहरण है। मरुस्थलीय पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करता है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो कुछ पौधों में पत्तियां ही कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल हाश में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है, और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है सामान्यतः तने में होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जो जड़ें हैं वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। इसकी जड़ आपको काफ़ी लंबी मिल जाएगी। ये बातें इसमें एनसीईआरटी में आपकी कही गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या हैं? तो पत्तियां यहाँ पे बताना है आपको, श्वसन की प्रक्रिया में वायु अंदर लेती है जब पत्तियां, तो इस प्रक्रिया में अगले चरण में क्या होता है? अगले चरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है, कार्बन डाई वायु का निष्कासन करती हैं। पूरा देख लीजिए। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करती हैं। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं, ये भी नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु को निष्कासित करती हैं। ये इसका दूसरा चरण होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप सभी देख सकते हैं।
पौधों में श्वसन क्रिया जो है गैसों के आदान प्रदान में मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है और इसका पत्तियों का सूक्ष्म रिंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वायु अंदर लेती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, कहाँ से लिया जाता है, तो रंध्रों द्वारा वायु अंदर लिया जाता है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, किस किस में संपन्न होती है, तो पौधे में भी होती है, जीव में भी होती है और बीज में भी होती है। बीज में भी होती है, ये आप देखिए, जैसे कि गेहूं का आपने देखा होगा, गेहूं अगर आपने देखा होगा तो गेहूं के बोरी में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा प्रतीत होगी, तो वो उसका श्वसन क्रिया चल रहा होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही हो गया। देखिए यहाँ पे भी ये देखिए, मैं एनसीईआरटी में मैंने ये चीज़ें पढ़ा है और ये सभी बातें आपको देखिए यहाँ पे भी दी हुई है। इसका मतलब ये है कि पूरा बुक से यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिया गया है। श्वसन संबंधी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। पौधों एवं जीवों में समान रूप से और बीजों में भी श्वसन क्रिया होती है। उदाहरण के लिए गेहूं की, देखिए ये बात इसमें लिखा हुआ है, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण ही उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव उत्क्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। ये सभी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है पूरा, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है अच्छे से। ठीक है, जंतु और पौधे दोनों में यहाँ बताना है सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण बताना है कौन कौन से होते हैं, जीवों में और पौधों में, दोनों में। उत्सर्जन करता है दोनों का, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ये भी दोनों करता है। अब आप कहोगे कि पादप यानी कि पौधे जो है वो कहाँ गुस्सा होते हैं या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, भूख लगती है तो रोने लगते हैं, ऐसा कुछ तो वो नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं भैया। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, आपने देखा होगा छोटे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे इसमें पत्तियां लगी होती है, अगर आप उसे छुए हुए तो वो मुरझा जाती है पूरा। तो इस तरह से ये देखिए, वो भी उसने भी अनुक्रिया किया तो प्रजनन भी करती है। ये तीनों ही पार्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 3 ये तीनों ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई यही बात इसमें भी कही गई है। चैप्टर 10 में हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो तो पूरा आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो पूरा 16 चैप्टर आज ही हम ख़त्म कर लेंगे इसको। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा लाभ होगा। और पूरे 1.5 घंटे में आप कभी भी एनसीईआरटी को ख़त्म नहीं कर पाते क्लास 6 अगर आप पढ़ने बैठे, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम संग्रहित रूप में देखने को मिल रहा है। सभी चीज़ें पसंद आ रही है आपको, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो बिल्कुल अच्छे से लाइक कीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसको देखिए। यहाँ पे देखिए आपको बताना है लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है। चलते हैं जल्दी जल्दी। एसआई मात्रक क्या होती है, तो मीटर होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, वाहन, पंखा और झूला। तो वाहन आपका सरल रेखीय गति में होता है, ये आपका सही है। पंखा आवर्ती नहीं होता, ये दोनों उल्टा पुल्टा हो गया है। झूला आवर्ती हो जाता और पंखा आपका वर्तुल गति हो जाता। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है आपको, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आपको दिखेगा, यहाँ पे अच्छे से पिक्चर नहीं लिया गया है इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रक्रिया की रचना की जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपका सही है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी सही है। 1 मीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये आपका गलत है। 1 मीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। अब आप हमने चैप्टर 11 में आ गए हैं। चैप्टर 11 में आ गए हैं, चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है प्रकाश, छाएँ और परावर्तन, यहाँ पे चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर 11 में हम पहुँच गए हैं और यहाँ बताना है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए
उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं होती हैं? रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है या डिफ्रैक्शन होता है? अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन? तो यहाँ पे अपवर्तन होता है, केवल 2 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, कब देख पाता है? जब वस्तु प्रकाश पड़े, वस्तु पर प्रकाश पड़े। जब व्यक्ति के आंखों पर प्रकाश पड़े नहीं, आंखों पे प्रकाश पड़ेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जाए, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वस्तु के पर प्रकाश पड़ती है और आंख यानी कि दृष्टि उसके ऊपर जाती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का यहाँ पे अगर क्वालिटी में बोलूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, पर थोड़ा सा रखेंगे पेशेंस। बस यही पेज, इसके बाद नेक्स्ट वाला पेज आपका बहुत अच्छा है। असत्य कथन यहाँ पे बताना है, लेकिन विजिबल है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तो आप भी देख पाएंगे। अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, तो ये वाला कथन आपका गलत है। यही कथन आपका गलत है। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया बिल्कुल बनती है। दर्पण परावर्तन में हमें अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये आपका सही है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भागों को ही अपने में होकर जाने देती, ये भी हमने देखा था पारभासी जब हमने किया था। प्रतिबिंब छायाओं में अत्यधिक भिन्न होते हैं, डी ऑप्शन, डी भी आपका सही है। तो यहाँ कथन गलत बताना था तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। अब आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट को चैप्टर है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम पहुंच गए हैं, विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ, उसमें और भी कुछ भी और आपका नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, विद्युत सेल, उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से ही विद्युत उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। स्विच जो होता है विद्युत का, उपयोग करने के लिए प्रवाह को रोकने तथा प्रारंभ करने के लिए होता है। ये सब काफ़ी जो बेसिक्स क्वेश्चन है कि स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह होती है और ऑफ करते हैं तो रुक जाती है। तो ये तीनों ही बात आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, यही बात इसमें कही गई है। चैप्टर 13 में हम पहुंच गए हैं। इसमें और कुछ भी आपका अच्छा चैप्टर नंबर, अभी हम 12 में ही हैं, माफ़ कीजिए 12 में है अभी हम। आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे कर लिए। यहाँ बताना है, विचार करना है, थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम पत्ती। बताना है विद्युत चालक कौन सा इसमें होगा, मतलब किसमें आपको करंट लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, यही है आपका बेसिकली पूछा जाए। थर्माकोल में तो नहीं होगा, हवा में भी नहीं होगा, मानव शरीर बिल्कुल जाके देखो तार छू के झटका लगता है कि नहीं, और एल्युमिनियम की पत्ती में भी विद्युत चालक होती है। तो 2, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया, जाके मत देख लेना भैया, क्या पता कुछ हो गया तो फिर मुझे ही दोष दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पूरा दिख नहीं रहा वैसे, 1 मिनट। देखिए यहाँ बताना है विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। तो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने दे उसे विद्युत चालक कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसे विद्युत मंद नहीं करते, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो ये आपका गलत है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, तो फिलामेंट होता है। फिलामेंट आपका विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो उठता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, सभी चीज़ें सही हो जाती है, ये भी जीवन का फॉर्मूला है। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही कथन बताना है। तो बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपका एक ही कथन सही है, यही वाला कथन सही है। यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। कम या अधिक नहीं किया जा सकता है, बल्कि बंद किया जा सकता है या खुला किया जा सकता है, और जटिल नहीं बल्कि सरल प्रक्रिया होती है। तो ये आपका गलत है, एक ही सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चुंबकों द्वारा मनोरंजन।
यहाँ पे आपका चैप्टर 13 में हम पहुँच गए, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चुंबकन में यहाँ बताएंगे मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को प्रकार आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण नहीं होता है। यहाँ पे देख लेते हैं बी ऑप्शन, यानी 1 2 ही सही है। मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, 1 और 2 आपका सही है। यहाँ पे आपका उल्टा बात थोड़ा सा कह दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों से आकर्षित हो करता है और इसमें चुंबकीय पदार्थ हम कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबन 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ये बातें आपकी क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। यहाँ बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, चुंबकीय क्या है, अचुंबकीय आपका देखिए मिट्टी हो गया। मैग्नेटाइट क्या था, मैग्नेटाइट आपका प्राकृतिक चुंबक था। और मैग्नस कौन होंगे, तो एक यूनान का नाम है जिन्होंने खोज की थी मैग्नेटाइट की, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा, क्योंकि मैग्नस नाम के यूनानी जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था। और चुंबकीय क्या है, कोबाल्ट है। चुंबकीय क्या है, कोबाल्ट है। इस तरह से आप 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक चुंबन के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होते हैं। ये आपका अभी मैंने पढ़ा है अभी तुरंत। तो चुंबक को गर्म करने से, चोट करने पर अथवा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का जो गुण होता है वह खो जाता है। ये भी सही है, बचपन में हमने बहुत किया है, आपने भी किया होगा। तो जब चुंबक ऊपर से नीचे गिर जाता है तो उससे जो है चिपकने की जो गुण होती है वो खो जाती है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ये भी अभी अभी हमने आपको बताया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3, चौथा भी सही है क्या। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के नहीं, बहुत सारे आकार के बनाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वही सब बातें इसमें लिखी गई है। चलते हैं आगे। अब हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 है हमारा जल। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बताना है यहाँ पे, उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे किसके द्वारा हो जाती है, संघनन के द्वारा हो जाती है। तो सी आपका सही होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सी सही है आपका। देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया गया, वहाँ पे हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो इस बात को पहले तो आप नोट कर लीजिए। जलवाष्प को अगर हम द्रव की अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है, वो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो बर्फ युक्त जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन होती है, यानी कंडेंसेशन होता है। उसके कारण एकत्र हो जाती है और वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन, और ये भी आप नोट कीजिए, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल वाष्प द्रव से वाष्प की अवस्था में बदला जाता है। किससे, वाष्पन से और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ये बातें आप इसको नोट कर लीजिए। जल चक्र हमें आगे देखना है, इसको पूरे में नहीं आएगा, पूरे में नहीं आएगा ये। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। वायु में यहाँ बताना जल चक्र के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो देखिए यहाँ पे वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन हमने पढ़ा था, संघनन नहीं होता है। तो वायु में आपका वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु प्रवेश करता है, ये आपका गलत है।
जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि संघनन की प्रक्रिया होती है। देखिए, पृथ्वी पर पुनः लाने के लिए संघनन की प्रक्रिया और वायु में पुनः जल को लाने के लिए वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, यही दो बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये भी गलत है। तीसरा आपका तब सही ही होगा। वायु में जल प्रविष्ट जल में बादल बनते, जल से बादल बनते हैं, ठीक है, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर आकर वापस आ जाते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही बातें यहाँ पे कही गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, ठीक है। समुद्रों महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा हो जाता है और यह पीने योग्य नहीं होता, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। अच्छा, यहाँ बताना है, फिर मैंने ये नहीं देखा ना, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं, वही मैं बोलूँ कि ये सही है तो फिर यहाँ क्यों गलत दिया है। सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ये दोनों ही सही है, तो गलत तो यहाँ है ही नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोनों ही कथन सही है इसमें। आगे चलते हैं। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, कविता के रचयिता कौन है। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और एस.टी. कॉलरिज इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। और 1798 में इन्होंने एक कविता लिखी, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टॉपिक पे पहुंच गए हैं, चैप्टर पे। ये है हमारा चारों ओर वायु, हमारे चारों ओर वायु, चैप्टर 15 में पहुंच गए हैं। कितनी जल्दी हमने कितना कुछ कवर कर लिया है, और यहाँ पे 10 मिनट हम लेंगे, 10 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का पूरा चैप्टर, यानी कि क्लास 6 हमारा खत्म हो जाएगा। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर 99% भाग होता है, सही है। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अन्य गैसों से मिलकर बने होते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिए नोट कीजिएगा जो बातें मैं आपको बताऊंगी। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ये तो हम जानते हैं, मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें मिश्रित होती हैं। कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 99% भाग क्या है, ऑक्सीजन है आपका 90.95%, नाइट्रोजन है आपका 78.09%, और बाकी जो शेष 1% है उसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूल के कण इत्यादि हैं। इस मिश्रण को पृथ्वी को घेरे हुए, और इसी को हम वायुमंडल कहते हैं, ये बात आपको पता होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से भूल गई थी अभी। यहाँ पे बताना है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। वायु स्थान को नहीं घेरती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए, उसे वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे हम देख सकते हैं, ये भी गलत है। तो 2 और 3 मुझे गलत लग रहा है, 2 और 4 मुझे गलत लग रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल यही हो गया, डी ऑप्शन 2 और 4 आपका गलत है। आगे चलते हैं कथन और कारण पे। कथन और कारण पे चलते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये भी आपका कथन सही है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, जलवाष्प की कुछ गैसों का मिश्रण है, ये भी आपका सही है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने। ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन स्पष्टीकरण गलत है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का घटक जलने में सहायक होता है। जलने में सहायक होता है कौन सा, तो ऑक्सीजन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ आपका जल नहीं सकता है, ठीक है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है आज का,
लास्ट चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे आज। देख लेते हैं यहाँ पे। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में कथन बताना है आपको, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। लाल केचुए में दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजर्ट की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही लग रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने में की विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए में दांत नहीं होती है, इसमें एक विशेष संरचना होती है, इसे गिजर्ट कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूड़ा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, इसके आसपास नमी की आवश्यकता होती है। ये सभी पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। चलते हैं आगे, हम चलते हैं इसके विचार को देखते हैं। कथन इसमें पूछा जा रहा है, कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ पे सही क्वेश्चन बोला गया। यही प्लास्टिक को हम किसी भी तरह से, इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों से खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, ये भी आपका सही है। चारों ही आपके कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बातें कही गई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन सा दुष्परिणाम निकलेगा। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, ये सही है। पशुओं की मृत्यु हो रही है इससे काफ़ी ज़्यादा। शहरों में जल भराव एवं बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस कारण से क्या होता है। प्लास्टिक की थैलियों में पकाए हुए भोजन का खाना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, गंदगी के कारण। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें मानव में कैंसर भी सम्मिलित है, कैंसर की बीमारी इससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली समझकर थैली सहित ही निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जानवर की मौत इस तरह से प्लास्टिक के कारण हो जाती है। और प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा पूरा चैप्टर 6 आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है क्लास 6। ठीक है, और कल हम जो है क्लास 7 करेंगे। क्लास 7 का हाफ हम लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर है उसमें, तो हाफ लेके चलेंगे। शायद 18 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर हम करेंगे कल क्लास 7 का। तो बिल्कुल भी आना ना भूले, कहीं मत जाइएगा, लौट कर यहीं आइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तभी मेरे वीडियोस आपको विजिबल होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।